ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम उसका आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, ग्रामश्री। जिस चैप्टर का नाम क्या है? ग्रामश्री। और ये क्या है? कविता है, और इस कविता को लिखने वाले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ते हैं। कवि का जीवन परिचय है। प्रकृति के अनुपम चितेरे सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में वर्तमान उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा तथा कॉलेज शिक्षा प्रयाग के मयूर सेंट्रल कॉलेज में हुई। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में किसने? सुमित्रा नंदन पंत ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया तथा स्वाध्याय में लग गई। अनेक वर्षों तक वे आकाशवाणी से जुड़े रहे। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत का काव्य रचना काल 1916 से 1977 तक रहा है। अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड, नेहरू पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। सन 1977 में सुमित्रा नंदन पंत का देहांत हो गया। इनकी रचनाएं हैं, पंत की मुख्य काव्य रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, उत्तरा, अंतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन तथा चिदंबरा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य विशेषताएं। पंत जी प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। पंत जी प्रकृति प्रेम और कल्पना के कोमल कवि हैं। प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। उनका काव्य रोमांटिक तथा व्यक्ति प्रधान है। उनका जो काव्य था वो बहुत ही रोमांटिक, आकर्षित करने वाला था। अपने काव्य में प्रकृति का जैसा सुंदर, यानी सुमित्रा नंदन पंत है जो कवि, उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया है। कोमल और सूक्ष्म वर्णन उन्होंने किया है, वैसा अन्य किसी ने भी नहीं किया। जितना प्रकृति का सुंदर वर्णन सुमित्रा नंदन पंत ने किया है, उतना सुंदर वर्णन प्रकृति का किसी भी कवि ने नहीं किया है। प्रकृति के बाद उन्होंने अपने काव्य में नारी सौंदर्य को स्थान दिया। प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है, दूसरा उन्होंने नारी सौंदर्य पर दूसरा स्थान उन्होंने नारी सौंदर्य पर दिया है। तत्पश्चात उसके बाद वे प्रगतिवाद की ओर मुड़ गए हैं। उन्होंने शोषकों के प्रति क्रोध और दलितों के प्रति सहानुभूति के भाव व्यक्त किए। जो दलित लोग हैं, नीची जाति वाले लोग, उनके लिए उन्होंने सहानुभूति के भाव व्यक्त किए हैं। उनके प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति रखी है उन्होंने। अंत में वे अध्यात्म की ओर मुड़ गए हैं। उनका मानवतावाद सारी मानवता को एक करना चाहता है। भाषा शैली। पंत जी की भाषा। पंत जी शब्दों के कुशल शिल्पी माने जाते हैं। शब्दों के कुशल शिल्पी कौन माने गए हैं? पंत जी। वे शब्दों की आत्मा तक गहरी पहुंच रखते हैं। उनकी भाषा में संस्कृत के शब्दों की अधिकता है, यानी पंत जी के जो ये रचनाएं हैं उनमें संस्कृत के शब्दों की बहुत ज्यादा अधिकता बताई गई है। वे कोमल, मधुर और सूक्ष्म भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। पंत जी ने उपमा, रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकारों का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया है। वे हिंदी के एक गौरवशाली कवि माने गए। हिंदी के गौरवशाली कवि कौन माने गए? सुमित्रा नंदन पंत। फिर आता है पाठ का सार। पाठ कौन सा है? ग्रामश्री। इस पाठ का सार, यानी इस पाठ में ग्रामश्री जो पाठ है आपका, इसमें क्या
तो प्रस्तुत कविता है, ये ग्रामश्री कविता है। प्रस्तुत कविता ग्रामश्री में गंगा के किनारे एक खेत की प्राकृतिक सुषमा का मनोहारी चित्रण किया गया है। खेतों में दूर तक हरियाली फैली हुई है, खेतों में दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है। सूर्य की किरणें छाई हुई है, तिनकों में हरियाली की चमक है। धरती पर नीला आकाश झुका हुआ है और नीला आसमान है। सारी धरती रोमांचित सी है। जौ और गेहूं की बारियां आ गई है, जौ और गेहूं वो भी पकने के लिए तैयार हैं, इसमें दिखाई दे रहे हैं पके हुए। अरहर और सन की सुंदर किंकिणियां उगाई हैं। चारों ओर पीली सरसों फूल रही है, हवा में तेली गंध छा गई है। तीसी के नीले फूल भी हरियाली में उगाए। इन रंग बिरंगे फूलों के बीच मटर की फसल भी खिली हुई दिख रही है। उन पर अनेक रंगों की तितलियां उड़ रही हैं, इन पे मटर की फलियों पे। आम के वृक्षों की डालियों पे सुनहरी मंजरियां आ गई और आम की जो पेड़ है उनकी डालियों पे बहुत ही सुनहरी मंजरियां आ गई हैं। ढाक और पीपल के पत्ते झड़ गए हैं। वसंत पतझड़ ऋतु है तो उसमें क्या है, ढाक और पीपल के पत्ते हैं वो झड़ गए हैं उस ऋतु में। वसंत ऋतु में कोयल मतवाली होकर कूक रही है और वसंत ऋतु में कोयल है वो अपनी मधुर वाणी बोल रही है, कूक रही है, मधुर वाणी में गाना गा रही है। कटहल, जामुन, झड़बेरी, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली की फसल लहरा उठी है। मीठे पीले मीठे अमरूद पर लाल चिपटिकाएं पड़ गए हैं। अमरूद कैसे हैं, मीठे हैं, पीले रंग के, उस पे लाल लाल धब्बे दिखाई दे रहे हैं। बेर पककर मीठे हो गए हैं। वृक्ष की डाल पर आंवले के फल लग गए हैं। पालक, धनिया और सेम की फलियां उगाई हैं। और पालक धनिया है वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक बताए गए हैं। मखमल जैसे कोमल टमाटर लाल हो गए हैं। मिर्चों की थैलियां सी लटक रही है और मिर्च है वो ऐसे लग रही है जैसे थैली लटक रही हो। गंगा की रेत पर सांप जैसे निशान उभरे आए हैं। तट पर तरबूजों की खेती दिखाई दे रही है। तट यानी किनारे पे बगुले मानो अपने पंजों से कंघी कर रहे हैं। किनारे पर मगरोटी होता है एक पक्षी का नाम, चिड़िया सोई हुई है। हरियाली मानो हंसमुख सी मनोहर है। सर्दी की धूप बहुत ही सुहावनी है और सर्दी के मौसम में जो धूप होती है वो हमारे को मतलब अच्छी लगती है, बहुत ही सुहावनी है। रात के अंधेरे में तारे स्वप्न में खोए से प्रतीत होते हैं। इस प्रकार ये खुला गांव पन्ने नामक रतन के डिब्बे या सुंदर प्रतीत होता है। उस पर नीला आकाश छाया हुआ है। यहाँ की कोमल शांति अपनी शोभा से मनुष्य के मन को हर लेती है। तो ये है पाठ का सार। इस पाठ में जो बताया गया इस कविता में क्या क्या है। अब आप पढ़ते हैं पद। फैली खेतों में दूर तलक, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। हरित कठिन शब्द है हरित। हरित का अर्थ होता है बच्चों हरा, हरित का अर्थ होता है हरा। उसके बाद कठिन शब्द आया है तन। तन का अर्थ होता है शरीर। तन का अर्थ क्या होता है शरीर। उसके बाद है चिरनम, चिर निर्मल, चिर निर्मल। चिर निर्मल का अर्थ होता है बहुत स्वच्छ, बहुत स्वच्छ या साफ, बहुत स्वच्छ या साफ। तो इसमें ये बताया गया है कि फैली खेतों में दूर तक मखमल सी कोमल हरियाली। कवि कहता है कि खेतों में दूर दूर तक मखमल जैसी कोमल हरियाली फैली हुई है, जिस पर क्या गिर रही है, लिपटी जिस पे रवि की किरणें, रवि यानी सूर्य, जिस पर सूर्य की किरणें हैं वो लिपटी हुई है। मानो कैसे दिख रही हैं, जैसे मानो चांदी के समान उज्जवल जाली सुशोभित हो रही है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा झलक, यानी हरे हरे जो तिनके हैं वो धूप में ऐसे हिल रहे हैं जैसे उनके हरे हरे अंगों पर हरा खून झलक रहा है। हरियाली से भरी पूरी धरती
पर आकाश है वो स्वच्छ यानी साफ और नीला आंचल बिछाए हुए लग रहा है। जब धरती, इसमें ये बताया गया है कि जब धरती पे चारों ओर हरियाली होती है और आकाश है वो नीला साफ दिखाई देता है, तो ऐसे लगता है मानो हरियाली रूपी स्त्री है वो नीले आकाश रूपी आंचल को अपने सर पे ओढ़ रखा है। धरती और आकाश का ये मिलन अद्वितीय बताया गया है। आगे है रोमांचित सी लगती वसुधा। वसुधा का अर्थ होता है धरती। वसुधा, वसुधा का अर्थ क्या होता है बच्चों? धरती। कठिन शब्द आया है वसुधा। आई जो गेहूं में बाली अरहर सनई की सोने की किंकिणियां की शोभाशाली उड़ती भिनी तलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली लो हरित धरा से झांक रही है नीलम की कली तीसी नीली गंध। गंध कठिन शब्द आया है। गंध का अर्थ होता है सुगंध। गंध का अर्थ क्या होता है? सुगंध। गंध का अर्थ क्या होता है बच्चों? सुगंध। नभ, नभ का अर्थ होता है आकाश। नभ का अर्थ होता है आकाश। हरित धरा, हरित धरा का अर्थ होता है, हरित धरा का अर्थ होता है हरी, हरित धरा का अर्थ होता है हरी धरती। और हरी धरती कैसे है? चारों तरफ हरियाली होने के कारण। तो रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है मानो धरती है वो प्रसन्नता से पुलकित हो उठी है, खिल उठी है और उस पर, उसके तन पर गेहूं और जौ की बालियां उगाई हैं। अरहर सने की सोने की किंकिणियां है शोभाशाली। यानी इसमें ये बताया गया है कि अरहर और सन की सुनहरी फलियां हैं वो ऐसे सुशोभित हो रही है मानो पृथ्वी की कमर पे बंधी हुई सोने की सुंदर करघनी, करघनी यहाँ बांधने वाली होती है, वो ऐसे लग रही है। उड़ती भीनी तैलाक के गंध फूली सरसों पीली पीली। यानी सरसों की पीली पीली, सरसों के पीले पीले फूल निकल आए हैं और पीली पीली उगाई फसलों से निकलने वाली जो खुशबू, तेल की जो खुशबू है, महक है, वह इस धरती को हरी भरी सुंदरता को देखने वाली मानो नीलम की कलियां जैसी नीले फूले झांकने में लगी हुई है। मतलब हरी हरी धरती है वो सुंदर और नीली कलियों के समान लग रही है। इसमें ये बताया गया है कि वसुधा है, वसुधा को प्रफुल्लित स्त्री के समान दिखाया गया है। धरती है इसको पर्सन किसके समान बताया गया है? एक स्त्री के समान बताया गया है। गेहूं जो की बालियां हैं मानो उसकी प्रसन्नता का प्रतीक है। सन और अरहर की फलियां हैं और करंगनी है, यानी कल्पना मनोहर मालूम पड़ती हैं। नीले नीले रंगों की सुगंध महकती हुई है, वो बहुत ही धरती को मनोहारी बन पड़ती है। इसमें ये बताया गया है। आगे है रंग रंग के फूलों में रिल मिल हंस रही सखियां मटर खड़ी मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी फिरती है रंग रंग की तितली, फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों के वृंत। छिमिया कठिन शब्द आया है। छिमिया, छिमिया का अर्थ होता है, छिमिया का अर्थ होता है बच्चों फलियां। छिमिया का अर्थ होता है फलियां। फिर है रिलमिल, रिलमिल, रिलमिल का अर्थ होता है मिली जुली, मिली जुली। तो रंग रंग के फूलों से रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। कवि कहता है कि खेतों में चारों ओर अनेक रंगों के फूल खिले हुए हैं, जिसके बीच क्या है? मटर की फसल। ऐसे लग रही है जैसे सहेलियां खड़ी हुई आपस में हंस रही हैं। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लगी है। यानी मटर की जो फलियां हैं वो मखमली पेटियों के समान लटक रही हैं, जिनके बीजों की लड़ी है वो बहुत ही सुरक्षित है। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर।
रंगों के सुंदर फूल सजे हुए हैं और उन पर तरह तरह के रंगों की तितलियां हैं वो मंडरा रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़े उड़े वर्तों पर। इसमें ये बताया गया है कि रंग बिरंगे फूलों की प्रसन्नतापूर्वक एक सिरे से दूसरे सिरे पर तितलियां हैं वो उड़ रही हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे पे उड़ती हुई फिर रही हैं। रंग बिरंगे फूलों पर उड़ती हुई तितलियां फूलों के समान रंगीन प्रतीत होती है। जैसे रंग बिरंगे फूल हैं वैसे ही तितलियां भी रंग बिरंगी हैं और वो फूलों पे मंडरा रही हैं, तो वो भी क्या है, रंग बिरंगी प्रतीत होती हैं। जब वे उड़कर एक टहनी से दूसरी टहनी पे जाती हैं, जब तितलियां फूल पे बैठी हुई है तो वो एक टहनी से दूसरी टहनी पे जाती हैं, तो ऐसे लगता है मानो फूल इधर उधर उड़ रहा है। आगे है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई अमृत तरु की डाली, झर रहे हैं ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। तो इसमें ये बताया गया है कि इसमें जो शब्द आए हैं, तरु, तरु का अर्थ होता है पेड़, तरु का अर्थ क्या होता है बच्चों, पेड़। उसके बाद है दल, दल का अर्थ होता है पत्ता, दल का अर्थ क्या होता है, पत्ता। उसके बाद है कोकिला, कोकिला, कोकिला का अर्थ होता है बच्चों कोयल, कोकिला का अर्थ क्या होता है, कोयल। तो इसमें बताया गया है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई अमर तरु की डाली। कवि कहता है कि अब तो आम के पेड़ों की जो डालियां हैं वो सुनहरी सुनहरी बोरों से लद गई, सुनहरी मंजरियों से लद गई है। झड़ रहे हैं ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। और पतझड़ ऋतु में ढाक और पीपल के जो पत्ते हैं वो गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, और कोयल है वो बसंत ऋतु में मस्त होकर कूक रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, यानी अध खिले, कोयल मस्त होकर कूक रही है, कटहल का पेड़ महक उठा है, अध खिले जामुन उगाए हैं तथा जंगल में झरबेरी बेरों से लद गई है। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। फूले आड़ू, इसमें यह बताया गया है कि आड़ू, नींबू, दाड़िम यानी अनार आदि वृक्षों पे फूल खिलने के साथ साथ आलू गोभी बैंगन मूली आदि की सब्जियां भी पैदा हो गई हैं। इसमें ये बताया गया कि इस ऋतु में यानी वसंत ऋतु में पेड़ों पे आम के बोर आ जाते हैं, कोयले कूकने लगती हैं, पीपल और ढाक के जो पत्ते हैं वो गिरने लगते हैं, जामुन है, बेर है, अनार, आड़ू आदि वृक्षों पे फूल रहे हैं, आलू गोभी बैंगन मूली आदि की फसलें तैयार हो जाती है। आम के पेड़ों की जो डालियां हैं वो सुनहरी बोरों से लदने के कारण ऐसा लगता है जैसे आम के वृक्ष की डालियां हैं वो सोने चांदी के आभूषण पहन रखे, ऐसी प्रतीत होती है। तो बच्चों, हमने ये जो ग्रामश्री कविता है इसके हमने 4 पद पढ़ लिए हैं, बाकी के जो पद हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको जितने पद पढ़ाए हैं वो एक बार आपको पढ़ने हैं। धन्यवाद।